तो अब हम लोग जो कर रहे हैं, चैप्टर नंबर है अपना 8। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैं लास्ट ईयर तक की बताऊं ना तो मैं ईएम वेव बोल देंगे शॉर्ट में इसको, है ना। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं लास्ट ईयर तक की बात बताऊं आपको, तो उसमें एक पार्ट होता था जिसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो अभी जो मैंने लेटेस्ट सिलेबस जो देखा है उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो आपका वो है ही नहीं इसमें। इस बार बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पोर्शन है और यूजिस वगैरह है, केवल इतना पार्ट रह गया है। सही बोल रहा हूँ ना। तो जो पार्ट आपका है वो पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, और अगर किसी के स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं वो वाला भी करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर फैराडेज लॉ के बारे में भी जो था इसमें, वो सारा भी पढ़ना है तो मेरे को बता देना, तो मैं वो भी करा दूंगा तब, है ना। कंडीशनल है वो। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो देखना, द वेव विच कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? यस सर। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यस सर। और अब बड़ा लिख दूंगा, द वेव विच कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other, perpendicular to the wave which consists electric as well as magnetic field perpendicular to each other, as well as perpendicular to direction of propagation, direction of propagation। कहने का मतलब ये है, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करेगी, जिस डायरेक्शन वो आगे बढ़ेगी, उसके भी परपेंडिकुलर ही बढ़ेगी। वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो भाई, जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, ये मेरे पास एक्स वाई जेड का प्लेन है, ये मेरे पास x है, ये y है, और ये z है। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए, जो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट हो रही है वो y डायरेक्शन में हो रही है, y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, लेकिन x में प्रोपगेट हो रही है। x में तो चल रही है एनर्जी, लेकिन y में उछल रही है, ऐसे मानो। तो अपनी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड y में ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल, लेकिन एनर्जी अर्थात वेव वो x में जा रही है। सही है भाई। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनाने की बारी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ऐसे करके बनाएंगे इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट कर रही है और एक्स में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट कर रही है और एक्स में चल रही है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वाई में ऑसिलेट, जेड में ऑसिलेट कर रही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, लेकिन दोनों का प्रोपगेशन एक्स में ही हो रहा है। दोनों प्रोपगेट एनर्जी एक्स में कर रही है, ऑसिलेशन वाई में हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड में हो रहा है इधर, है ना, और प्रोपगेट एक्स में ही कर रही है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाऊंगा तो वो तो बना ऐसे, ऐसे खड़े खड़े, ऐसे खड़े खड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का खड़े खड़े ऐसे वाई में, है ना।
और जो ये थोड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये z में है, तो 3 डायमेंशन वो देने के लिए इसको समझ रहे हो कुछ कुछ, जल्दी बोला करो। तो प्रोपगेशन तो दोनों का x में ही हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है। ऐसे का मतलब ऐसे देखो, अब जैसे मैं मान लो ये जो है एक तो वेव ऐसे चल रही है, एक वेव ऐसे चल रही है, चल लेकिन तुम्हारे कैमरे की तरफ रही है दोनों ही। तो अगर आप इसका क्या कहते हैं एनिमेशन व्यू देख लोगे तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, लेकिन चल दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, अर्थात प्रोपगेशन एक्स में ही हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड का जेड में है, प्रोपगेशन एक्स में हो रहा है। ठीक है, सर तो ये ये जो वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सर ये जो वेक्टर बनाया है ये क्या ऑसिलेशन के लिए? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी बना सकता हूँ इसमें। तो ये मैं ये दिखाने के लिए बनाया हुआ है, या इसलिए बनाया जाता है ये, ताकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जा सके कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वाई में है। बोलो भाई। ओके सर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, चल एक्स में रही है। मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही है, चल एक्स में रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है क्योंकि वाई और जेड में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है क्योंकि जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, जो वेव का चल रही है जो वेव, वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है। और आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, अब सुने ध्यान से। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अब इसकी इक्वेशन लिखाता हूँ। इक्वेशन कई जगह कई तरीके से लिखी रहती है, कई जगह अलग। मैं यहाँ पर आपको वो बताता हूँ जो पेपर में मैच कर जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। सही है भाई। सबसे पहली बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको दिख रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई में हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर वाई लिख देता हूँ। ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप ये वाली याद रख लें। और साथ में आ जाएगा यहाँ पर जे कैप। बच्चों जे कैप लगाने का मतलब ये है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यूनिट वेक्टर की सहायता से कि ये डायरेक्शन वाई को रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में। अब यहाँ पर जो एक्स है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है बताना जरा। जेड। जेड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ जेड आ जाएगा, बी नॉट आ जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज उतारना है, के यूनिट साथ में के कैप आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर दोनों में आप देख रहे होगे, ये दोनों में ही एक्स लगा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन को दिखाता है ये, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अब अगर ये याद रखना है, एक बात पहले बता देता हूं आपको, अगर माइनस एक्स है तो इसका मतलब है प्लस एक्स डायरेक्शन, लिखोगे आप। और अगर प्लस एक्स है तो आप लिखोगे माइनस एक्स डायरेक्शन। मतलब कहां पे देख के, अगर इक्वेशन में यहाँ जो भी लिखा हुआ है एक्स भी हो सकता है, अगर ये एक्स में होती, ये वाई में होती तो प्रोपगेशन जेड में होता। अगर ये वाई में जेड में होती, ये एक्स में होता, तो ये यहाँ पर वाई आ जाता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो जाहिर सी बात है ईएम वेव एक्स में चलेगी। अगर ये एक्स में होती, ये वाई में होती, तो इसका मतलब ईएम वेव जेड में चलेगी। अगर ये वाई में है तो ये वाई में है और ये एक्स में होती, ये अगर वाई में है और ये एक्स में होता, इसका मतलब ईएम वेव जेड में चल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देख लेना किस में है, तो उसके हिसाब से हमारी वेव की डायरेक्शन लिखी जाएगी। अब इसमें ये याद रखना, ये जो यहाँ पर x के आगे अगर माइनस साइन है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ आ जाए x के आगे तो आप लिखना
कि जो प्रोपगेशन हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। दूसरी बात भाई, दूसरी बात ये है, हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इनटू में सी के बराबर होता है। ई नोट का मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी का मतलब है यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन है ये फॉर्मूला यूज का होगा, ये वाला, ये फॉर्मूला वहां पर यूज होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा होगा, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का निकालना हो, या फिर एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा होगा, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना। सही है क्या? ठीक है जी सर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? दूसरी बात ये याद रखनी है आप लोगों को कि यहां लिखता हूं तीसरा पॉइंट, है ना, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम पढ़ रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, अगर उसका फॉर्म जो वेरिएशन है ग्राफिकल वो साइनोसॉइडल वेरिएशन है, तो उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको बोला जाता है आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी E0/√2, और जो मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू आएगी वो आएगी V0/√2। याद है आप लोगों को आरएमएस करंट पढ़ा था हमने, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट चैप्टर 7 में। उसमें आरएमएस क्यों पढ़ना पड़ा था? क्योंकि वहां पर जो करंट या वोल्टेज थी उसका वेरिएशन साइनोसॉइडली हो रहा था, उनकी वेव्स ऐसे होती थी साइनोसॉइडल फॉर्म में, तो वहां पर हमें आरएमएस निकालना होता है। अभी भी यहाँ पर भी वो चीज फॉलो होगी। ये पेज नंबर 1 है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बातें बताता हूँ छोटी छोटी, इस वाले को मिटा देता हूँ बच्चों। चौथी बात है ना, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चौथी बात कर लेते हैं इसको। जो टी के साथ होगा, टी के साथ होगा वो ओमेगा है, और ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को 2π के बराबर रख के आप न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ओमेगा/2π आएगी जो कि। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी होगी, उसकी इक्वेशन दे रखी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपके पास ये फॉर्मूला है। ऐसे ही जो बचा हुआ है, जैसे इस इक्वेशन के हिसाब से x के साथ है, इस इक्वेशन के हिसाब से जो x के साथ है वो k है, और k को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट k बराबर होता है 2π/λ, और लैम्डा बराबर आ जाएगा 2π/k। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी हो और वहां से आपको वेवलेंथ पूछी जाएगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो x के साथ हो, अंदर वाले साइन के फंक्शन में देखना, अंदर यहाँ पर x भी हो सकता है बच्चों, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को दिखा रहा हूँ। तो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी, अंदर जो भी हो, उनमें उसके साथ वाला जो होगा वो k होगा, मतलब प्रोपेगेशन कांस्टेंट, उससे लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। इसके बाद एक और चीज मैं पढ़ा देता हूँ वेव के रिगार्डिंग है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, अगर आपको वेव की स्पीड निकालने को बोला जाए, वैसे आएगा नहीं, ओमेगा बराबर kv होता है। यहाँ पर v का मतलब स्पीड ऑफ वेव है,
अरे ये मार्कर बड़े जल्दी खराब हो रहे हैं। स्पीड ऑफ वेव है इसके v का मतलब, k प्रोपगेशन कांस्टेंट हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस तरीके से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं वेव की। इसको मिटा दूं उधर वाले को, राइट वाला तो स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था, सही है क्या? तो भाई देखो, अब ये हो गया। एक और चीज याद रखो, सातवीं बात क्या, सातवीं बात ये है, सी स्क्वायर बराबर होता है 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर बराबर होता है 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को सॉल्व करके लाई गई वैल्यू है जो ये आती है। तो यहां से एक बात ये भी प्रूव हो जाती है कि जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, म्यू नॉट आता है मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में। दोनों को मिला के यहाँ पर सी बन रहा है, मतलब लाइट। तो सी मतलब लाइट की स्पीड है, सही है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों से ही बनती है, निकाली जा सकती है, जैसे भी बोल दो। आठवीं बात, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारे पास, वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। अब आप कहोगे ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ा है नहीं। चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटर के अंदर जब हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टोर होने की वजह से जो एनर्जी थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली थी चैप्टर नंबर 6 में, इंडक्टर में। तो उसका फॉर्मूला आएगा हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, 1 मिनट। ये तो उसका कमाल है सर्दी का। ये तो नया वाला ही है, इंक का ना लोचा है कुछ इसमें। इंक थोड़े दिन, अरे ये हो गया, सूखी पड़ी है बिल्कुल यार, नल्ली। लिख लिया क्या? ओ समझ गए ये बात। तो थोड़ा थोड़ा पुरानी बातें याद रखना। हाँ यार, अभी नीचे आए तो सुन रहिए, नीचे आएगा भी। हाँ सुनियो, आए है? अभी रुक जा, अभी कर ले जो कर रहा है। अब सुनो भाई, इसके बाद हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। ये दोनों भी याद रख लेना। क्लियर है ये बात तुम लोगों को? ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। इतने ही फॉर्मूले ऊपर का जा रहा है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। ये कंफर्म है, जितना मैं इसमें बता रहा हूँ 8वीं में, वो वाला पार्ट तो हट गया है ना। बाकी इसके अलावा कोई भी एक फॉर्मूला बाहर से नहीं आएगा। अब आ जाते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B बराबर 6 × 10⁻⁻7 साइन, ऐसे ही रफली वैल्यू ले लेता हूँ, 100πt माइनस 2π × 10⁻⁻6x। ठीक है, अब सुनो पहला क्वेश्चन, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी?
यहाँ पर टी भी लगा हुआ है, तो आप टी से परेशान मत होना, टी मतलब टेस्ला है। कोई बच्चा मेरे को बताए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सर होगी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा नीचे करूं, लाइट आ गई ना उसमें, दिख रहा है क्या? जल्दी बोलो, दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? जेड होगी सर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? वाई में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें है? एक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन बचा? Z. जेड। तो भाई आपसे पूछा हुआ है पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वंश आया क्या? चौथा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। भाई इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्वेश्चन आता है इन सब के अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता वो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो आपको ओमेगा चाहिए, और याद करो मैंने बोला था जो टी के साथ है वो ओमेगा है, और टी के साथ कौन है यहाँ पर? 100 पाई। तो इसका मतलब ओमेगा हो गया 100 पाई। बोलो सही है क्या? Yes, sir. और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू। तो 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, न्यू बराबर आ गया 50 हर्ट्ज। न्यू 50 हर्ट्ज आ गया, सही है। दूसरा याद करो मैंने बोला था साइन का जो एंगल होगा उसमें देखना एक्स वाई जेड जो भी लिखा हो उसके साथ देखना क्या लिखा हुआ है। तो एक्स के साथ ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ वेवलेंथ निकालने के काम आएगा, वेवलेंथ लैम्डा। तो ये के कितना हो जाएगा? के हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -6, और के की जगह कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा, या +6 कर लो, +6 है, ठीक है। तो +6 कर देता हूँ यहाँ पर। तो के की जगह हो गया 2 पाई बाई लैम्डा बराबर आ गया 2 पाई इंटू 10 की पावर 6। 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा आ गया 1 में 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर -6 मीटर। बोलो सही है यहाँ तक? Yes, sir. अब तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। बच्चों याद करो जनरल इक्वेशन, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है तो साइन के आगे जो ये है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी नॉट कितना? 6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। अब हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या होता है? बी नॉट इंटू में सी, बी सी। तो बी नॉट कितना हो गया? 6 इंटू 10 की पावर -7, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, 6 18 मतलब 180, सही है। यूनिट लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। अब क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होगी। अगली बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जेड में है, बराबर पहले लिख लो ई नॉट। कितना है ई नॉट? 180। उसके बाद जो एज इट इज साइन का पूरा वो जो फंक्शन दे रखा है ये पूरा एज इट इज लिख दो। कितना? साइन 100 पाई टी -2 पाई इंटू 10 की पावर 10 की पावर 6 एक्स, और यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर इस टी का मतलब टेस्ला है,
और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। लास्ट है डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। तो बच्चों उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, जो साइन के फंक्शन में अंदर है, अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे प्लस एक्स डायरेक्शन है, और अगर प्लस एक्स है यहाँ पर देखो ये एक्स किसका है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव किसमें हुई, डायरेक्शन ऑफ Plus ईएम X. वेव along wave, EM wave along प्लस एक्स डायरेक्शन होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इस वाले पार्ट में, इतना मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, बस यही काम कराएगा आप। बोलो ठीक है यहाँ पे, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साफ कर दो इसको। ठीक है, तो एक बात यहाँ तक प्रूव हो चुकी है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे कहते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में, बेटा देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन यही तो है सब लोग, एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, और एक्स के आगे किसका साइन है, यहाँ देखो तुम आगे, इसके आगे ये जो पूरा है इसके आगे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो माइनस का लगाते हैं। ये कहाँ से आता है, ये 14 चैप्टर वेव्स के अंदर और 15 चैप्टर वेव्स में इक्वेशन डिराइव करते हैं तब आता है ये पार्ट। अगर आपने 11th में वेव्स पढ़ा हो तो पुराना वाला 15वां चैप्टर उठा के देख लेना, 11वीं वाला, उसमें जरूर वेव की इक्वेशन दिखाई। चलिए, kx माइनस ओमेगा टी लिखाई होगी, उसमें साइन कॉमन ले लिया हमने। देखो एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव की प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। 6, 7, 8 प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत इनफ होती है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग या फिर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी प्रोडक्शन चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। अब इसमें होता क्या है, याद रखें, चार्ज जो है, चार्ज, ये अपनी नॉलेज के लिए है, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग है लेकिन कैसा, कांस्टेंट स्पीड से, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेट कर रहा है, रफ्तार को बदल रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चार्ज में एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। आगे बात समझना। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of wave propagation। ये भी सत्य वचन है भाई इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं,
और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है। तीसरी बात, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v बराबर c के होता है। वैक्यूम के अंदर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भागती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है भाई। चौथी बात, इन मीडियम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v इज लेस देन c होता है। और कितना कम होगा वो तुम्हें पता चलेगा किससे? अरे भाई ये कौन है? वंश था? कौन था ये? कोई वैसे ही घुस रखा है। एक तो v लेस देन c होता है। इन मीडियम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c से छोटी होती है। अगली बात, इट इज ट्रांस, अरे भैया बदतमीजी मत करो यार, मैं म्यूट कर दूंगा खामेखा। इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी, जो वेव्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है साइनोसॉइडल, सॉरी, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में अंतर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, मान लो वेव, सुन एक सेकंड रुको, ठीक है। तो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं? ऐसी वेव जिसमें प्रोपोगेशन जिस तरफ हो रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन भी उस तरफ हो रहा है। मान लीजिए कोई वेव है जो इस तरफ चल रही है, इस तरफ है ना, तो उसके पार्टिकल भी इसी तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं। और एक होती है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें अगर वेव इधर चल रही है इस तरफ, तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे। अगर वेव इधर चल रही है तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। अरे बस समझ में, लॉन्गिट्यूडनल साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें जिस तरह वेव प्रोपगेशन होता है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। तो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। अगली बात समझ, अगली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट एनर्जी which is equally distributed between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो बराबर बराबर होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है एनर्जी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के पास होती है एनर्जी। इसका डेरिवेशन मैथमेटिकली प्रूव होता है। अब अगर किसी के उसमें हो, मैंने क्योंकि पढ़ा था, क्वालिटेटिव लिखा हुआ था, क्वांटिटेटिव नहीं लिखा हुआ था। क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम केवल उसकी डेफिनेशन वाइज बताते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें मैथमेटिकली करके दिखाते हैं। क्वालिटेटिव वाली प्रॉपर्टीज है केवल। अरे सही है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट एनर्जी विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी एनर्जी बराबर बराबर दोनों हिस्सों में होती है। इलेक्ट्रिक को जितना हिस्सा मिलेगा उतना ही मैग्नेटिक को भी मिलेगा। इसके बाद amplitude of, as you know, E naught, amplitude of electric field is much greater than amplitude of magnetic field. Therefore only
इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना ऑफ लाइट। तो हम लाइट के जो भी फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में जाके, तो हम लाइट के जो भी फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे। जब आपको पढ़ाया जाएगा पोलराइजेशन, जब आपको पढ़ाया जाएगा डिफ्रैक्शन, जब आपको पढ़ाया जाएगा इंटरफेरेंस, तो हम केवल लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है उसका एम्पलीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। तो हमारे लिए आसान जो हुआ स्टडी करना वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। सही हुई? अरे ठीक है ना, बोलते ही नहीं। यस सर। मेरे माइक बंद हो। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज भी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने लिख लेना, बहुत है, एक आध कम ज्यादा होंगी, बस इतना ही हो सकता है, बहुत नहीं होगा। इसको साफ कर दूं? जल्दी बोलो भाई। यस सर। यस सर। अगला पार्ट है और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है? तो द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves in increasing or decreasing order of wavelength और frequency, wavelength और frequency। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाने का जो वो है, क्या कहते हैं, जो हम लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम 7 तरह की वेव्स के बारे में बात करेंगे। पहली रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, एंड लास्ट वन इज गामा रे। ये 7 हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिनके बारे में आपको जानना है। अगर आप डाउन आते हैं, नीचे आते हैं इसमें, तो याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे की होती है। और अगर हम डाउन नीचे आ रहे हैं इसमें सीक्वेंस में, तो वेव लेंथ डिक्रीज हो रही है। आप एक चीज याद रख लें, आपको जो अच्छा लगे, इसमें फ्रीक्वेंसी नीचे आने पर बढ़ रही है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी। सही है? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही है। तो ये 7 रेडिएशन को आपको याद रखना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें सीक्वेंस वाइज ये पढ़ना है। मैं सब कुछ आपको बताते रहूंगा, जितना टाइम है उतने में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। सुनिए भाई, आप लोग अपने आप से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। करना क्या है, आप खुद से करने की कोशिश करना। रेडियो वेव 1 बाय 1 लिखना आराम से, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, और
इसमें लिखेंगे कैसे, प्रोडक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मैं भूल गया यार, एक बार प्रोडक्शन लिखूं क्या लिखूं, सोर्स ज्यादा ठीक है, सोर्स, और फिर यूजेस, ये चीजें लिखनी है हमें। रेडियो वेव की वेवलेंथ रेंज लिख देना, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स, फिर यूजेस, फिर माइक्रोवेव की वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स एंड यूजेस, ऐसे ही सबके लिखने हैं। सही है, तो अब थोड़ी देर मैं बोलता हूँ, केवल बोलने बोलने का काम रखता हूँ। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रे, ये हमारे कुल मिला के हैं। लाइट, चलो ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव की। रेडियो वेव रेडियो वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टिंग वायर। रेडियो वेव कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट के ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एलसी ऑसिलेशन की वजह से। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का ऑसिलेशन होता था, एलसी ऑसिलेशन बोलते थे। वो टॉपिक अब हमारे कोर्स में नहीं है, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, ऑसिलेशन ऑफ करंट इन कंडक्टिंग वायर, उसकी वजह से रेडियो वेव बनती है। वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज खुद लिखनी है, सोर्स मैंने बता दिया, ऑसिलेशन ऑफ करंट इन कंडक्टिंग वायर। यूजेस, जितने भी हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे मोबाइल का, जैसे टेलीविजन का, जैसे रेडियो का, इनमें हम रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं। रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर किसके लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन, लिख लोगे आप, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं माइक्रोवेव के लिए। तो माइक्रोवेव जो होती है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लेस्ट्रॉन या क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन, क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन, स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब होती है जिनके थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन। इन ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई कराई जाती है, जिसकी वजह से वो फिर माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोवेव की वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज खुद लिखनी है, सोर्स मैंने बता दिया है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन ट्यूब व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाई। ठीक है, यूजेस, माइक्रोवेव के बहुत सारे यूजेस हैं। माइक्रोवेव के यूजेस में एक बहुत फेमस यूज है रडार में, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन इसको बोलते हैं, किसमें, रडार में, रडार में यूज करते हैं। बाकी आप अपने तरीके से लिखोगे, मैं समझाने के लिए बस इतना लिख दे रहा हूँ। माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, मतलब जो उड़ने वाली चीज है उनको नेविगेट करने के लिए, उनकी डायरेक्शन को पता करने के लिए माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। माइक्रोवेव का एक यूज और होता है माइक्रोवेव अवन में। माइक्रोवेव अवन के अंदर खाने को गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब जो माइक्रोवेव ओवन ओवन है, उसके अंदर क्लेस्ट्रॉन की ट्यूब लगी होती है जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो फंक्शन है वो एनसीईआरटी में दे रखा है कि माइक्रोवेव कैसे काम करती है। ठीक है, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट या टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप रोड पे देखते हो, ट्रैफिक वाले जो होते हैं, या फिर जो हमारे ट्रैफिक के लिए लगी रहती हैं, जो कैमरे वगैरह रहते हैं, उसके साथ सेंसर भी लगा होता है, उनसे ना इन माइक्रोवेव्स निकल रही हैं। तो जो अपना जैसे वो स्पीड वाले खड़े रहते हैं ना कई बार, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है उन पर रडार सिस्टम लगा होता है। उस रडार सिस्टम के थ्रू, वो कैमरा तो लगा हुआ ही है, कैमरे में तो देख ही रहे हैं, लेकिन रडार सिस्टम के थ्रू उनको जानकारी भी होती रहती है कि भाई ये गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है। या फिर क्रिकेट के मैदान में आपको जो बॉल है, बॉल, उस बॉल की रफ्तार कैसे पता चलती है, उस बॉल में थोड़ी ना कोई सेंसर लगा हुआ है। एक्चुअली वो जो मैदान है, अपना फील्ड है, उसके अंदर रडार सिस्टम लगा हुआ है, और उस रडार सिस्टम की वजह से, उस रडार की वजह से, उस माइक्रोवेव्स की वजह से वहां पर हमें उस बॉल की रफ्तार का पता चल पाता है। आगे बात समझ में।
तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी फाइंड आउट करने के लिए हम माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपको और यूजेस ढूंढ लेना, बाकी 2-3 मैंने बता दी जो मेन है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल, गर्म चीजों से इंफ्रारेड निकलती है। जैसे जैसे मान लो दीवार गर्म है, तवा गर्म है, कोई भी चीज जो गर्म है उसमें से इंफ्रारेड निकल रही है। सही है क्या? तो इंफ्रारेड ऑल्सो नोन एज हीटिंग वेव्स, इंफ्रारेड को हीटिंग वेव्स बोलने का कारण ये है क्योंकि ये हॉट बॉडीज या मॉलिक्यूल से निकलती है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज खुद लिखेंगे। यूज बताता हूँ। मान लो मसल्स में स्ट्रेन आ गया, तो मस्कुलर स्ट्रेन जब हो जाता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, गर्म उससे सिकाई करता है। गर्म सिकाई से क्या होता है, जो इंफ्रारेड निकलती है वो स्किन के अंदर जाके जो मसल्स होती है उसको रिलैक्स करती है, जिससे हमारी मोच में आराम मिल जाता है। आगे बात समझ में? तो इंफ्रारेड का एक यूज मैंने बता दिया, मस्कुलर स्ट्रेन के, मसल्स में खिंचाव आने के स्ट्रेन को रिलैक्स करने के लिए। दूसरा यूज होता है नाइट विजन कैमरे में। जैसे सक्सेस एजुकेशन पॉइंट की छत पे अगर आप देखोगे, कोने पे जहाँ पे आपकी एंट्रेंस है छत पे, वहां पे एक कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे के बगल में छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, एलईडी। एक्चुअली वो जो बल्ब है, एलईडी बल्ब, वो इंफ्रारेड लाइट निकालते हैं। और जिसकी वजह से रात में अगर कोई बच्चा भाई हृदय ऊपर कोई हरकत करता है, बदतमीजी करता है, तो वो नीचे कैमरे में दिखाई दे जाएगा। और अगर उसमें वो ना होता, ऊपर की लाइटें बंद है, कोई कुछ भी इंजॉय करे। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो जो नाइट विजन कैमराज होते हैं, वो नाइट विजन कैमरा के अंदर इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास जो घर में रिमोट होता है, उस रिमोट के आगे भी एक एलईडी लगी होती है रिमोट के अंदर। उस रिमोट से भी इंफ्रारेड निकलती है। वो इंफ्रारेड जाके हमारे टीवी के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो उसको रिसीव करता है, और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब रिमोट सेंसिंग ऑफ टेलीविजन या जिसमें भी आप रिमोट का प्रयोग कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग में भी हमारी इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। आगे बात समझ में? तो इंफ्रारेड का एक तो यूज हो गया मस्कुलर स्ट्रेन में, इंफ्रारेड का एक यूज हो गया नाइट विजन कैमरा में, इंफ्रारेड का एक प्रयोग हो गया अभी मैं जो बता रहा था आपको, कौन सा, वो क्या बताया था मैंने, हाँ, रिमोट सेंसिंग में। इंफ्रारेड का एक और काम है, इंफ्रारेड का ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रयोग किया जाता है टू कीप द प्लांट्स वार्म। प्लांट्स को गर्माहट देने के लिए हम लोग इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो इंफ्रारेड का ये हो गया। विजिबल, विजिबल आर प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा, जैसे बल्ब है, जैसे ट्यूबलाइट है, जैसे सन है। सन भी विजिबल लाइट भी प्रोड्यूस करता है, हमारी ट्यूबलाइट भी विजिबल लाइट प्रोड्यूस करती है। इनको बोला जाता है, जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, इनकंडेंसेंट लैंप। तो जो इनकंडेंसेंट लैंप है, मैं पढ़ ही नहीं पाया, बहुत लंबा पैराग्राफ है, 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये बता दो उसके बाद पूछ लेना। मैं पढ़ के बहुत बता दूंगा ना, 2 मिनट रुक जाओ। तो विजिबल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो इनकंडेंसेंट लैंप हो गया हमारे पास, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह हो गई। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, आपको बताऊं, जैसे आपने एलईडी पढ़ाई है, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइंड होते हैं तो रेडिएशन निकालते हैं, है ना। पहले इनका जो होती थी हमारी ट्यूबलाइट, उसके अंदर गैस होती थी, गैस का क्या होता था, पहले वो एक्साइटेशन स्टेट में जाता था, फिर वो डी एक्साइटेशन स्टेट में आता था इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन स्टेट में आता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ये सब पढ़ा था ना। तो वो विजिबल का हो गया हमारे पास, है ना। तो इसके बाद विजिबल का यूज आपको पता ही है, विजिबल में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन विजिबल लाइट की प्रेजेंस में कुछ होती है। और आप लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू विजिबल लाइट की वजह से। तो विजिबल लाइट का यूज तो हमारे लिए बहुत है। इसके बाद आज वाली क्लास में आप लोग विजिबल तक का लिख कर रखेंगे, पूरा ही लिख लेना। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये वाला अगली क्लास के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास में पूरा चैप्टर कराने में ठीक नहीं लगता। तो सर फिर जो आजकल मोबाइल से सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चल जाती है, तो मोबाइल में कौन सी रेडिएशन है जो कंट्रोल करती है? तो भाई मोबाइल में सेंसर जरूर होता होगा यार।
ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल से मैं चलाता हूँ तो कोई भी एप्लीकेशन इतनी जल्दी काम नहीं करती। बाकी अगर हाँ अगर कर रही है तो सीधी सी बात है रेडियो वेव यूज हो रही होंगी उसमें। और जैसे कई होते हैं, कई जैसे वो रेडमी के मोबाइल आए थे, उसमें इंफ्रारेड सेंस वो लगा हुआ था बल्ब, इंफ्रारेड बल्ब लगा होता था उसमें। वो इंफ्रारेड बल्ब की वजह से क्या होता था, वो रिमोट सेंसिंग में भी काम आ जाता था। रेडमी वो नोट वाले कौन से फोन आते थे तो। अरे सही है ना, बोल के बोला करो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये आज वाली क्लास में इतना, अगले में खत्म करेंगे और अगले में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे पुराने चैप्टर्स के। फिर उसके बाद सैटरडे से नया ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक इतना करना, एक दिन में इतना ही बहुत है। अगले में खत्म कर लेंगे और अगली क्लास में क्वेश्चन भी कर लेंगे फिर। हाँ? ठीक है जी। Yes,